नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने टॉपिक का थर्ड पार्ट यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाग 1 में हमने असहयोग आंदोलन से पहले हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ा था। भाग 2 में हमने असहयोग आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको पढ़ा था और आज हम भाग 3 में हमारे देश से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, मैं चाहता तो आज साइमन कमीशन स्टार्ट कर सकता था। मैं चाहता तो आज सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम क्रमगत तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं। तो फाइनली आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश में भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनमें सबसे पहले हम जो है वो लेते हैं अपने इंग्लैंड को, यानी इंग्लैंड में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनको देखने जा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमारे देश से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं वो किस प्रकार से हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनमें हम लोग सबसे पहले इंग्लैंड को पढ़ेंगे। और इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन में 3 लोगों का नाम बहुत ही फेमस है। पहले जो हैं वो हैं आपके श्यामजी कृष्णजी वर्मा, या इन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा भी कहा जाता है। श्यामजी कृष्णजी वर्मा। दूसरे थे हमारे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और तीसरे जो थे श्यामजी कृष्णजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, और तीसरे और महान क्रांतिकारी जो थे वो थे मदन लाल डींगरा। ये नाम आपने सुना होगा पक्का, मदन लाल डींगरा, लेकिन कभी आपने ये नहीं जाना होगा कि इन्होंने किया क्या था। तो पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल डींगरा, इन 3 लोगों को जाता है। इनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब ने बेटा लंदन में, इनमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लंदन में, इंग्लैंड में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्णजी वर्मा के द्वारा की गई थी। और इस इंडियन होम रूल लीग का जो हेड ऑफिस था उसे कहा जाता था इंडिया हाउस। उसे इंडिया हाउस के नाम से जो है वो जाना जाता था। और इन्होंने अपने संस्थान के प्रचार प्रसार
के लिए बेटा एक समाचार पत्र निकाला था जिसे द सोशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। द सोशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम साइमन कमीशन स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर एक बात को, हर एक टॉपिक को पढ़ें। इसीलिए मैंने भारत से बाहर, हमारे देश से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको रखा है, और उनमें भी सबसे पहले इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन किया था। उसमें 1905 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने की थी। इसके हेड ऑफिस को इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, और इनका जो समाचार पत्र निकला उसका नाम था द सोशलिस्ट। ये इनके समाचार पत्र का नाम था। देखिए, लंदन में सरकारी दमन से श्याम जी कृष्ण जी वर्मा वो परेशान हो गए, तरह तरह की गतिविधियों को अंजाम देते थे, तो पुलिस भी इनको परेशान करने में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ती थी। होता क्या है कि जब ये परेशान हो गए, पुलिस के दमन से परेशान हो गए, तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा जो हैं यहाँ से कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो क्रांति का क्या बन गई, गढ़ बन गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो क्रांति का जो है वो गढ़ बन गई, पेरिस। अच्छा, चलिए खैर, अब उसके बाद बात करते हैं, जब श्याम जी कृष्ण जी वर्मा फ्रांस चले गए तो उसके बाद इंडिया हाउस की जिम्मेदारी जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के पास आ गई। और विनायक दामोदर सावरकर ने बड़े बड़े क्रांतिकारी काम किए। इन्हीं के नेतृत्व में मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को जो भारत सचिव था, यानी उस समय जो भारत मंत्री थे उनके असिस्टेंट, जिसका नाम था विलियम कर्जन वाइली की क्या कर दी, गोली मार करके हत्या कर दी। दोबारा से सुनिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने ही योजना बनाई जिसके अंतर्गत मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को जो भारत सचिव थे, जो भारत मंत्री थे, उनके असिस्टेंट विलियम कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी। और बेटा इस घटना के लिए 17 अगस्त 1909 को इन मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। दोबारा सुनिएगा, श्याम जी कृष्ण जी वर्मा पेरिस चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं। उसके बाद इंडिया हाउस की जिम्मेदारी विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर आ जाती है। विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में मदन लाल ढींगरा ने जो है 1 जुलाई 1909 को क्या किया, एक बड़े अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था विलियम कर्जन वाइली। बेटा ये विलियम कर्जन वाइली वो वाला कर्जन नहीं है जिसने बंगाल विभाजन किया था, ये वो वाला कर्जन नहीं है। तो विलियम कर्जन वाइली की जो है इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी 1 जुलाई 1909 को, और इसके लिए इन्हें 17 अगस्त 1909 को फांसी की सजा दे दी गई। अच्छा, उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे, लेकिन बेटा घटना क्या होती है आप सबको पता है। 1910 में नासिक षड्यंत्र केस, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, विनायक दामोदर सावरकर के 2 शिष्य थे, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इन दोनों ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या कर दी, जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी। और इसी जुर्म में 13 मार्च 1910 को विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा यानी अंडमान निकोबार जो है वो भेज दिया। काले पानी की सजा या अंडमान निकोबार जो है वो भेज दिया गया।
दोबारा सुनिएगा, बहुत ही इजी है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो क्रांति का श्रेय है वो श्यामजी कृष्ण जी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और मदनलाल डींगरा को जाता है। सबसे पहले श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके हेड ऑफिस को इंडिया हाउस कहा जाता है, और इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, द सोशलिस्ट। ये श्यामजी कृष्ण जी वर्मा जब पुलिस के अत्याचारों से परेशान हो गए, ये फ्रांस या पेरिस चले गए, और उसके बाद इंडिया हाउस की जिम्मेदारी विनायक दामोदर सावरकर पर आ गई। विनायक दामोदर सावरकर के ही समय में मदनलाल डींगरा ने 1 जुलाई 1909 को बड़े अंग्रेज अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी, और उसके बाद 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी लग गई। विनायक दामोदर सावरकर को भी नासिक षड्यंत्र केस के लिए 13 मार्च 1910 को काले पानी की सजा हो गई, और इस तरह जो इंग्लैंड में आंदोलन चल रहे थे वो रुक गए, या वो वहीं के वहीं जो है समाप्त हो गए। अब इंग्लैंड के बाद अगला देश देखते हैं हम, और अगला देश है बेटा कौन सा? फ्रांस। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? बहुत ही अच्छा नाम है, बताइए आप लोग। मैं देख रहा हूँ, देखिए सुनिए, फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में सबसे मेन जो आंदोलन कर रही थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रही थी, उनमें एक महिला है, बहुत ही फेमस महिला, और उनका नाम था श्रीमती भीकाजी कामा रुस्तम, या इनको कहते हैं मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। भीकाजी कामा रुस्तम या मैडम भीकाजी रुस्तम, इन्होंने पेरिस में आंदोलन किया था। इन्होंने पेरिस में जो है क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ये पहली व्यक्ति थी या ये पहली महिला थी, ये पहली व्यक्ति थी या पहली महिला थी जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगर्ट या जर्मनी के शहर जो है स्टुटगर्ट या स्टुटगार्ट, ये जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में पहली बार क्या किया? भारतीय झंडा फहराया। भारतीय झंडा फहराया, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय थी। एक्चुअली 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो है वो चल रही थी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस चल रही थी। वहीं पर श्रीमती भीकाजी कामा रुस्तम या मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने भारत का तिरंगा, भारत का झंडा पहली बार फहराया था, और इसी झंडे पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के दौरान भारत का झंडा फहराया। बेटा घटना ये होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मित्रता हो गई। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मित्रता हो गई, और इंग्लैंड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि फ्रांस में इंग्लैंड के विरोधी कोई क्रांतिकारी आंदोलन हो, इसलिए फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गए। यहाँ हमें ये देखना है कि फ्रांस में आंदोलन किसने किया था या फ्रांस में किसने क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया था। तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तम वे पहली भारतीय थीं जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के दौरान जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारतीय झंडा फहराया और ये इस झंडे पर वंदे मातरम भी लिखा था। अच्छा चलिए, खैर ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखते अमेरिका और कनाडा। कनाडा और अमेरिका में जो है वो कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। देखिए यहाँ बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा टॉपिक आएगा। कनाडा और अमेरिका, इन दोनों शहरों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको देखेंगे, इन दोनों देशों में। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका और कनाडा की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। जो अमेरिका और कनाडा की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। देखिए हमारे देश में जो है वो अंग्रेज़ों का शासन था और यहाँ जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अंग्रेज़ नाना प्रकार से परेशान करते थे। इसीलिए हमारे कुछ भारतीय भाई बहन, जिनमें से पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग, वो क्या हुए, कनाडा में जाकर रहने लगे। और कनाडा का भी एक शहर था जिसका नाम था वैंकूवर। ये वैंकूवर वो स्थान है जहां आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारे भारतीय बेहतर जीवन के लिए यहाँ जाके शिफ्ट हुए। वैंकूवर कनाडा। अच्छा, वैंकूवर कनाडा में जो है वो यहाँ से भारतीय लोग जो है बेहतर जीवन के लिए जाके रहने लगे। लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ क्या होता था, सामाजिक भेदभाव होता था। सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या है, मतलब ये कि कनाडा के लोग भारतीय लोगों को हीन भावना से देखते थे। और हीन भावना से क्यों देखते थे, क्योंकि हम एक जो है वो गुलाम देश के नागरिक थे। हम जो है गुलाम देश के नागरिक थे, इसीलिए कनाडा के लोग जो हैं भारतीय लोगों को हीन भावना से देखते थे। इसी के विरोध में दो लोगों ने कनाडा में आंदोलन प्रारंभ किया। और ये दो लोग कौन थे, एक थे, पहले जो थे वो थे तारकनाथ दास। पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था तारकनाथ दास। पहले थे तारकनाथ दास और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था जीडी कुमार। ये दोनों वो लोग थे जो कनाडा में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। तारकनाथ दास ने अपने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था स्वदेश सेवक। ये वाली पत्रिका जो है वो निकाली। और दूसरा इन्होंने जीडी कुमार ने जो पत्रिका निकाली उसका नाम था फ्री इंडिया या फ्री हिंदुस्तान। दोबारा से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कनाडा और अमेरिका में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए। देखो बेटा, आज़ादी के आंदोलन के दौरान लगभग 1904, 5, 6, 7 इस दौर में हमारे देश से, पंजाब से कुछ हमारे भाई बहन बेहतर जीवन के लिए कनाडा के वैंकूवर शहर में जाकर के शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ भारतीयों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता था और वो भेदभाव शायद इसलिए किया जाता था क्योंकि हम एक गुलाम कंट्री के नागरिक थे। यहाँ इसके खिलाफ तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने आंदोलन किया। तारकनाथ दास ने स्वदेश सेवक नामक एक समाचार पत्र निकाला और जीडी कुमार ने फ्री हिंदुस्तान नामक जो है वो समाचार पत्र जो है वो निकाला। अब क्या होता है, घटना क्या होती है, 1910 में ये कनाडा सरकार जो है वो सख्त हो जाती है। 1910 में कनाडा सरकार सख्त हो जाती है और ये जो आंदोलन चल रहे थे इनको रोकने का प्रयास करती है। इसीलिए ये दोनों लोग तारकनाथ दास
और जीडी कुमार जो हैं वो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49th 49वीं लैटिट्यूड लाइन यानी 49वीं जो अक्षांश रेखा है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन समानांतर रेखा है। ये 1910 में कनाडा से इस लाइन को पार करके अमेरिका के सियल्ट शहर में आकर के बस गए। अमेरिका के सियल्ट शहर में आकर के जो है वो बस गए और सियल्ट शहर में आके बस गए और यहीं 1911 में इनसे लाला हरदयाल मिले। लाला हरदयाल बड़ा फेमस नाम है। यहीं से इनसे आके लाला हरदयाल मिले और लाला हरदयाल ने भी क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो आगे बढ़ाया। लाला हरदयाल ने यहीं पर एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था युगांतर नाम का समाचार पत्र था। और इस युगांतर नामक समाचार पत्र में भारतीयों से जो युगांतर नामक समाचार पत्र में जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उनका उल्लेख किया जाता था। मतलब युवाओं में जो है वो प्रयास किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रांतिकारी भावना को पैदा किया जाए। 1913 में इन लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर का अर्थ होता है रेवोल्यूशन। गदर पार्टी की स्थापना की और इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था गदर। ये गदर जो है वो वीकली बेसिस पर मतलब साप्ताहिक निकलता था। इस तरह से ये गदर पार्टी काम कर रही थी। 1913 में दोबारा सुनिएगा, 1911 में लाला हरदयाल इनके साथ आकर के मिले। युगांतर नामक उन्होंने समाचार पत्र निकाला। 1913 में उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की और गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। 1914 में बेटा लाला हरदयाल को अरेस्ट कर लिया गया। लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये गदर आंदोलन जो है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन यहाँ एक बात आती है, यहाँ एक चीज़ आती है, यहाँ एक फेमस टॉपिक आता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल की क्लास में हम लोग साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कामागाटा मारू प्रकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोमागाटा मारू इवेंट। हिंदी में कहते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। है क्या? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कामागाटा मारू कांड 1914। देखो बेटा, 1908 में कनाडा सरकार ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि देखो भैया जो भारतीय सीधे भारत से नहीं आएंगे। देखो भैया, कनाडा सरकार ने नियम बनाया कि जो भारतीय सीधे भारत से नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? जो भारतीय सीधे भारत से नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? हम जो है उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं देंगे। यानी ऐसे भारतीय जो जापान से आ रहे हैं या चीन से कनाडा जा रहे हैं वो भारतीय, लेकिन जापान से कनाडा जा रहे हैं, सिंगापुर से कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं, ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये नियम बना था 1908 में।
लेकिन 1914 में कुछ भारतीय जो हैं कनाडा के न्यायालय पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को कैंसिल कर दिया, इस नियम को खारिज कर दिया। कहा ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय कहीं से भी कनाडा आ सकता है। जब ऐसा नियम बन गया तो बेटा सिंगापुर के एक व्यापारी थे, सिंगापुर के एक व्यापारी थे जिनका नाम था गुरदीप सिंह सिंधु, जिनका नाम था गुरदीप सिंह सिंधु, सिंधु बाबा, गुरदीप बाबा, ये जो हैं कनाडा के क्या थे, एक व्यापारी थे। अब साहब इन्होंने क्या किया, एक जापान से, ये गुरदीप सिंह संधू ने जो है सिंगापुर के व्यापारी थे भारतीय, सिंगापुर में कामकाज देखते थे। इन्होंने जापान से एक पानी का जहाज़ खरीदा, जापान से लीज पे लिया, किराए पे लिया, जिसका नाम था कामागाटा मारू। बहुत ईजी सी बात है, कामागाटा मारू कोई स्थान नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, कोई डरावनी चीज़ नहीं है। कामागाटा मारू एक जहाज है जो सिंगापुर के एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह संधू के द्वारा जापान से लीज पे लिया गया था, किराए पर लिया गया था। अब क्या होता है, ये जहाज जो है हांगकांग से, शंघाई से और योकोहोमा से, योकोहोमा जापान में है, ये कामागाटा मारू जापान का जहाज़ था। गुरदीप सिंह सिंधु ने जापान से इसे किराए पर लिया था और इन्होंने हांगकांग से, शंघाई से और योकोहोमा से 379 भारतीयों को अपने इस जहाज़ में बिठाया और लेके चल दिए कहाँ, कनाडा। अच्छा, कनाडा चल दिए। अब ये कनाडा, ये जो है लेके चले और ये कनाडा के वैंकूवर पहुंच गए, कनाडा के वैंकूवर पहुंच गए और इन 379 लोगों को कनाडा सरकार ने अपने यहाँ आने से रोक दिया। कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आप डायरेक्ट भारत से नहीं आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, हांगकांग से, आप कहाँ से आ रहे हैं, शंघाई से, आप कहाँ से आ रहे हैं, योकोहोमा से, इसलिए आप नहीं आ सकते। जबकि न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी भारतीय भारत से आ सकता है, भारत से बाहर से भी आ सकता है। बहुत सारा केस चला और ये जहाज जो है वो 2-3 महीने तक ऐसे ही भटकता रहा। किसी भी देश ने इसे अपने यहाँ आने नहीं दिया, ना कनाडा ने आने दिया, ना आपका हांगकांग ने आने दिया, ना शंघाई ने आने दिया, ना जापान ने आने दिया। आखिर 3 महीने भटकने के बाद फाइनली ये जहाज़ जो है वो अपने कलकत्ता पोर्ट पहुंचा, कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंच गया। और कलकत्ता बंदरगाह पहुंचा ही था कि वहां अंग्रेज़ सेना के सैनिक जो है वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा, सभी लोग इस जहाज़ में से उतरो। आप सिख धर्म के, पंजाब के ज़्यादातर लोग पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब की ट्रेन खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठो और सीधे पंजाब जाओ। ऐसा दुर्व्यवहार जब अंग्रेज़ पुलिस के द्वारा किया गया तो ये सभी यात्री जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ पुलिस पर धावा बोल दिया और दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में 18 लोग मारे गए और 202 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 लोग मारे गए, 202 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बचे हुए लोग भाग गए। इसी घटना को कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू प्रकरण या कांड कहा जाता है कुछ नहीं, सिंगापुर के एक सरदार जी गुरदीप सिंह सिंधु ने ये कामागाटा मारू जहाज जो है जापान से किराए पर लिया था, रेंट पर लिया था। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो है हांगकांग से, फिर शंघाई से, फिर योकोहोमा से 379 भारतीयों को इकट्ठा करके ये कनाडा के वैंकूवर पहुँचे। कनाडा सरकार ने इन्हें आने से रोका, लगभग सभी ने आने से रोका, तो ये लौट करके जो है कलकत्ता पोर्ट आए, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया
और दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अंग्रेज और इन यात्रियों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें 18 लोग मारे गए और 202 लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना को कोमागाता मारुजोहर प्रकरण कहा जाता है। अब आखिरी, इसके बाद ये कनाडा और फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, कनाडा और अमेरिका में। अब बात करते अफगानिस्तान। देखो बेटा, अफगानिस्तान में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वो राजा महेंद्र सिंह ने किया था। राजा महेंद्र सिंह ने किया था और बरकतुल्ला, बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ मैं, बरकतुल्ला जो हैं वो इनके क्या थे? बरकतुल्ला इनके प्रधानमंत्री थे। राजा महेंद्र सिंह ने अफगानिस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सेना का गठन किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सेना का गठन किया था। एक सेना का, या कह सकते हैं समानांतर सरकार का गठन किया था और इनके सेनापति थे बरकतुल्ला। इन्होंने, राजा महेंद्र सिंह ने इस काम में जर्मनी के जो शासक थे लेनिन, उनकी सहायता ली थी। इन्होंने जर्मनी के शासक लेनिन की इस काम में सहायता ली थी। तो आज हमने ये भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनको देखा है। कल हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसको पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज यहीं समाप्त करते और इसका नोट्स बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।